नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात किया था और संविधान संशोधन का पार्ट 1 का टॉपिक हम लोगों ने कर लिया था। हालांकि संविधान में कोई पार्ट 1 पार्ट 2 बात नहीं किया गया है। यह जो है संविधान संशोधन का पहला लेक्चर हम लोगों ने किया था। आज संविधान संशोधन का हम लोग जो है दूसरा लेक्चर क्या करेंगे देखेंगे। तो दूसरे लेक्चर के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे जो और बचे हुए इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन थे, उन संविधान संशोधन को हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्या कर दिए जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं। तो जो नेक्स्ट संशोधन होगा, हम लोगों ने 44वां संविधान संशोधन तक क्या कर लिया था, बात कर लिया था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट संशोधन 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल अधिनियम क्या किया गया, बनाया गया। दल बदल अधिनियम बनाया गया और इस दल बदल अधिनियम को किस अनुसूची में रखा गया, तो अनुसूची 10 में या शेड्यूल 10 में क्या किया गया, रखा गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10 शेड्यूल को क्या किया गया, ऐड किया गया और इस 10 शेड्यूल में दल बदल अधिनियम की बात की गई। दल बदल अधिनियम का मतलब क्या है? दल बदल अधिनियम संसद एवं विधानमंडल, संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल से रोकने के लिए दल बदल अधिनियम की व्यवस्था की गई। दल बदल अधिनियम की व्यवस्था की गई। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद अगर वह किसी दूसरे पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसका मेंबरशिप दल बदल अधिनियम के अंतर्गत क्या कर दिया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन किसी पार्टी के दो तिहाई से अधिक मेंबर अगर वह जो है किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो उस पर दल बदल अधिनियम जो है लागू नहीं होता। तो इतना ध्यान रखिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची 10 जोड़ा गया और इस अनुसूची 10 में दल बदल अधिनियम की बात की गई है। और दल बदल अधिनियम का मतलब यह है कि जो मेंबर क्या करते हैं, अपने दल जो है बदलते रहते हैं, उसको रोकने के लिए यह अधिनियम व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, संशोधन पे आएंगे। 58वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। तो 1987 के द्वारा संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में क्या किया गया, उपलब्ध कराया गया। हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। तो जो ये इंग्लिश भाषा में था, इसको क्या किया गया, हिंदी भाषा में जो है संविधान को क्या किया गया, उपलब्ध कराया गया। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा। नेक्स्ट आएंगे तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988।
तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे वोट डालने का अधिकार, वोट डालने के अधिकार संबंधित आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रकार अगर 1988 से पहले जाएंगे तो 1988 से पहले वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी? 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा वोट डालने की आयु जो है 21 वर्ष से कम करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो आज भी जो है वही व्यक्ति वोट डाल सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष क्या हो गई हो? कंप्लीट हो गई हो। तो यह जो है बात कब करी गई? 1988 में 61वां संविधान संशोधन किया गया और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आएंगे 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया या नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बहुत पूछा गया है कि पूछ देता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट आएंगे 70वां संविधान संशोधन अधिनियम, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने से संबंधित, निर्वाचक मंडल में शामिल करने से संबंधित। तो इस प्रकार अगर जो है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पहली बार जो है दिल्ली और पुडुचेरी दोनों विधानसभाओं के क्षेत्रों के सदस्यों को जो है क्या किया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया और उनको यह अधिकार दिया गया कि वह राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है
71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992। तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, भाषा लैंग्वेज से संबंधित है। तो इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है क्या किया गया, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा के रूप में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पंचायतों को, ग्राम पंचायत को क्या किया गया, या जो है पंचायती राज को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज को रखा गया। तो इस अनुसूची के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को क्या किया गया, रखा गया। और यह जो है 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। इस 11वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर आप आएंगे पंचायती राज में तो 29 विषयों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। कितने विषयों का, 29 विषयों, 29 सब्जेक्ट का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और ये 29 विषयों पर, 29 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार या उस पर जो है डिसीजन लेने का अधिकार किसका है, तो पंचायतों का है, या ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था का है। तो इस प्रकार जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। संवैधानिक दर्जा पंचायतों को प्रदान किया गया। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया और इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 29 विषयों को क्या किया गया है, रखा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिका या नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पंचायत या नगर पालिका के बारे में बताया गया। नगर पालिका के बारे में कहने का मतलब कि 11वीं अनुसूची रूरल एरियाज से, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित था और 12वीं अनुसूची अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में पंचायतों से क्या था, संबंधित था। तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट रखे गए, तो इसके अंतर्गत 18 विषयों को रखा गया। 18 विषय इसके अंतर्गत क्या किए गए, शामिल किए गए और इस 18 विषयों पर डिसीजन लेने का अधिकार नगर पालिका या नगर पंचायत का क्या होता है। तो इस प्रकार 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अर्बन एरिया से संबंधित है, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है रूरल एरिया से संबंधित है या ग्रामीण क्षेत्रों से क्या है, संबंधित है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 क जोड़ा गया। क्या किया गया, भारतीय संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया और यह भाग 9 क जो है शहरी क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित था। शहरी क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित था। तो इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित क्या था, 9 क, जिसे जो है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जबकि 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 9 में जो है ग्राम पंचायत या ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के सीटों की संख्या को 2026 तक नियत कर दिया गया। या कहने का मतलब कि इनके सीटों में जो है किसी भी प्रकार का 2026 तक परिवर्तन नहीं होगा। 2026 के बाद इनके सीटों की संख्या को जो है बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छियासीवां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। तो इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन था, प्राइमरी एजुकेशन को जो है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट का जो है दर्जा क्या किया गया, प्रदान किया गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत शिक्षा
शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में विषयों को परिवर्तित किया गया या विषयों को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया या चेंज कर दिया गया। चेंज क्या किया गया? चेंज किया गया कि 14 वर्ष तक की आयु तक बच्चों को जो है फ्री शिक्षा क्या हो, मिले। प्रारंभिक शिक्षा उनकी कैसी हो, फ्री हो, विदाउट कॉस्ट हो। तो इस प्रकार जो है आर्टिकल 45 में भी जो विषय परिवर्तित किया गया वह भी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। उसके अलावा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और इस प्रकार मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या कितनी हो गई? तो इस प्रकार 11 मूल कर्तव्य हो गए। जो 11वां मूल कर्तव्य था, क्या था उसमें यह बताया गया था कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करे। तो यह पेरेंट्स से संबंधित था। आर्टिकल 45 जो है गवर्नमेंट से संबंधित था, गवर्नमेंट। और उसके बाद आर्टिकल 21A, तो 21A के तहत बच्चे का यह अधिकार है, उस बच्चे को यह मूल अधिकार प्रदान किया गया कि राइट टू एजुकेशन उसका अधिकार है जो उसको मिलना चाहिए मूल अधिकार के रूप में। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 3 पॉइंट इसके अंतर्गत देखा, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A और प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। और उसके अलावा एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया 51 क में एक नया मूल कर्तव्य क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और इस प्रकार मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 10 से कितनी हो गई, 11। नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, तो 2003 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर होंगे उनकी संख्या टोटल मेंबर का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह व्यवस्था 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद की संख्या
कुल सदस्यों का कितना परसेंट होना चाहिए, तो 15% होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह व्यवस्था 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट चलते हैं 92वां संविधान संशोधन, अधिनियम 2003। तो अधिनियम 2003 के अंतर्गत 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत आएंगे। तो इसके अंतर्गत जो है 8वीं अनुसूची में जो है भाषा को क्या किया गया, जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली को जो है 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या किया गया, जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। तो सहकारी समितियों कोऑपरेटिव कमेटी को क्या किया गया, फंडामेंटल राइट का दर्जा प्रदान किया गया आर्टिकल 19 के अंतर्गत। और उसके अलावा जो है सहकारी समितियों के लिए भारतीय संविधान में एक नया भाग 9ख या 9b जोड़ा गया। 9ख या 9b क्या किया गया, जोड़ा गया। तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया सहकारी समितियों को, और सहकारी समितियों के लिए भारतीय संविधान में एक नया भाग 9ख क्या किया गया या 9b जोड़ा गया। तो इस प्रकार कोऑपरेटिव कमेटीज, अगर आपसे पूछा जाए कि कोऑपरेटिव कमेटीज को कौन से पार्ट में रखा गया है, तो पार्ट 9b या 9ख के अंतर्गत रखा गया है। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा है, क्या सहकारी समितियों को जो है मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है, तो सहकारी समितियों को आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है फंडामेंटल राइट्स का दर्जा प्रदान है। नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित विवादों का समाधान किया गया, तो अगर आप इस तरीके से अगर आप आएंगे, अगर आप इंडिया का अगर ऐसे मैप देखेंगे, अगर इस तरीके से मैप में आप आएंगे तो आप यहीं पे आपको बांग्लादेश दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बांग्लादेश दिखाई देगा। यहाँ पे इस रीजन में अगर आप आएंगे तो बांग्लादेश दिखाई देगा। और ये बांग्लादेश का जो बॉर्डर था, तो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर इस तरीके से था, इस तरीके से था। इस तरीके का मतलब इंडिया का कुछ हिस्सा ऐसे बांग्लादेश में घुसा हुआ है और बांग्लादेश का हिस्सा कहाँ पे था? इंडिया में घुसा हुआ था। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से इस बाउंड्री लाइन को इस तरीके से कर दिया गया। इस तरीके से करने का मतलब कि जो हिस्सा भारत का बांग्लादेश में था वह जो है बांग्लादेश में कर दिया गया, और जो बांग्लादेश का हिस्सा भारत में दिखाई दे रहा था उसको क्या कर दिया गया? सीधा कर दिया गया। तो इस प्रकार भूमि हस्तांतरण से संबंधित विवादों को क्या किया गया? इसका समाधान किया गया 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य जो भूमि का डिस्प्यूट था, जिगजैग लैंड दिखाई देता था, तो उसको फेंसिंग करने में प्रॉब्लम होता था, उसको क्या कर दिया गया? सीधा कर दिया गया। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा GST एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? GST एक्ट, या इसे जो है वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के नाम से जानते हैं। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम क्या किया गया? बनाया गया। वस्तु एवं सेवा कर या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट बनाने के पीछे भारत सरकार का उद्देश्य यह था। भारत सरकार का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार का उद्देश्य, तो भारत सरकार का उद्देश्य यह था कि जो टैक्सेज में इनडायरेक्ट टैक्सेज या अप्रत्यक्ष करों में बहुत सारी जटिलताएं थी, या किसी प्रोडक्ट पे कस्टमर क्या करता था? टैक्स पे करता था। तो इन सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दिया गया? GST के अंतर्गत शामिल किया गया। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई गुड्स बनाया गया और उसका प्राइस 100 रुपया डिसाइड किया गया। कितना? 100 रुपया डिसाइड किया गया। अब इस 100 रुपये पे हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर पहले कैसे था। इस 100 रुपये पे 10% टैक्स कौन लगाएगा? पहले का व्यवस्था कैसा था? 10% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% टैक्स जब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया तो इसका प्राइस कितना हो गया? 110 रुपया हो गया। तो 110 का मतलब कि 100 रुपया वस्तु का प्राइस और 10 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हो गया? टैक्स हो गया।
अब फिर क्या होता था कि इस 110 रुपये पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करता था, 10% अपना टैक्स लगाता था। तो इसका प्राइस बढ़ के कितना हो जाता था, 121। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स तो 100 रुपये पे लगाना चाहिए, लेकिन अगर 110 में आएंगे तो 100 रुपया वस्तु का प्राइस और 10 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। तो कहने का मतलब उस प्राइस में टैक्स भी इन्वॉल्व था और उस टोटल प्राइस पे जो है 10% टैक्स लगाने से टैक्स पे टैक्स क्या कर दिया गया, इम्पोज किया गया। तो ये सारी जटिलताएं क्या हो गई, ये सारी जटिलताओं को, कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से मर्ज करके एक नया टैक्स लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी एक्ट। और इस जीएसटी में अगर आप आएंगे तो आपको जो है सीजीएसटी या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बाद एसजीएसटी या जो है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक था आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सारे टैक्सेज का क्या किया गया, व्यवस्था किया गया। सीजीएसटी या केंद्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के द्वारा से टैक्सेज का वसूली कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस टैक्स का वसूली स्टेट गवर्नमेंट। और आईजीएसटी का जो है वसूली कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वसूली करने के बाद स्टेट और सेंटर में क्या करेगा, करों का बंटवारा करेगा। ये व्यवस्था जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से जीएसटी एक्ट को बना के किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। एक 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल अदर बैकवर्ड कमीशन को क्या किया गया, इसको जो है संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रदान किया गया। नेक्स्ट आएंगे 103वां संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्या किया गया, 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। तो आरक्षण का व्यवस्था जो है सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा SC ST के आरक्षण की समय सीमा को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। उसके अलावा लोकसभा
और विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने संविधान संशोधन के प्रोसेस को देखा, किस तरीके से कौन से प्रोसेस से जो है प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और वैसे संशोधन को संविधान में किसी प्रकार का नंबर नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा जो भी संशोधन किए जाएंगे उन सभी संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन माना जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने 1951 से लेके अब तक जो भी संविधान संशोधन किए गए उन संविधान संशोधन अधिनियम को हम लोगों ने क्या किया, देखा। इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम को हम लोगों ने देखा, और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको हम लोगों ने देखा। बहुत इम्पोर्टेंट ये अधिनियम है, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं क्या रहती है, अधिक रहती है, और पहले भी एग्जामों में क्वेश्चन क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। अब चूँकि ये सब करंट के हैं संशोधन, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो थैंक यू, जय हिंद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। वीडियो को आप लोग क्या करें, अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित किसी प्रकार का आपके मन में अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, आपको उसका आंसर अवेलेबल कराया जाएगा। और आप जो है इसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी क्या करते रहें, सॉल्व करते रहें। और आप ये असेसमेंट करें कि क्या चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं क्या वो आपके एग्ज़ाम के लिए सूटेबल है या नहीं। तो थैंक यू एंड जय हिंद।